जी हाँ, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत परसेप्शन यानी कि अवबोध के बारे में। ये होता क्या है? तो अवबोध को सामान्य रूप में अगर हम कहते हैं तो ये सोच से संबंधित होता है। और यह सोच जो होती है व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में जो किसी घटना वस्तु या व्यक्ति के विषय में होती है। अब देखिए, अवबोध जो होता है इसको सामान्य अर्थों में हम क्या कहते हैं? अवबोध यानी ऐसी सोच जो किसी विशेष दृष्टिकोण से संबंधित होती है। यानी एक व्यक्ति किसी घटना के बारे में अपनी क्या सोच रखता है, किसी वस्तु के बारे में अपनी क्या सोच रखता है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रखता है और उसके अनुसार उसकी क्या समझ होती है। उदाहरण के लिए, जब जैसे कि आजकल एक मुद्दा जो पिछले दिनों काफ़ी हाईलाइट रहा, ये था अतीक के बारे में। तो कुछ लोग कहते हैं कि अतीक का मर्डर हुआ, तो कुछ लोग, अब अतीक का जब मर्डर हुआ तो उसमें कुछ लोगों का मानना है कि एक अपराधी मारा गया, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो मसीहा था। तो एक जो व्यक्ति है उसकी हत्या की गई, तो कुछ लोग का दृष्टिकोण ये था कि ये क्या है, यह एक अपराधी था तो वो मारा गया, ये ठीक हुआ। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वह मसीहा भी था। तो ये अलग अलग सोच एक ही घटना से संबंधित हो गए। अब एक और चीज़ देखते हैं, किसी मंदिर के निर्माण में यदि दो व्यक्ति लगे हुए हैं, मान लीजिए कि ए और दो व्यक्ति किसी भवन यानी मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं, तो उसमें सी के द्वारा ये पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में ए व्यक्ति कहता है क्या कि मैं मंदिर निर्माण में सहायता कर रहा हूँ, और बी जो है वो क्या कहता है कि पैसे कमाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर के भवन का जो निर्माण किया जा रहा है, उसमें ए और बी जो दो मजदूर लगे हुए हैं, उनका अलग अलग सोच और अलग अलग दृष्टिकोण है। ठीक है, वो भवन के ही निर्माण से जुड़े हुए हैं। यानी कि वो जो घटना है, वो घटना या फिर उस वस्तु, ये कह सकते हैं हम, उस भवन के ही निर्माण में ये दोनों लगे हुए हैं, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण और समझ जो है, ये बिल्कुल सोच जो है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो अवबोध होता है, ये वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में व्यक्तिगत नज़रिया होता है। यानी व्यक्ति की अपनी सोच होती है, जैसे ए की अपनी सोच थी और बी की अपनी सोच है। अब देखिए, तो ये जो अलग नज़रिया होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग नज़रिया होता है। तो अवबोध की विशेषताओं के बारे में देखेंगे तो इस चीज़ से इसकी एक विशेषता क्या निकलती है कि अवबोध जो होता है यह एक व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया होती है। यानी कि व्यक्ति विशेष की चूँकि अलग अलग सोच होती है, तो इसलिए यह व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया होती है। अब चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। चूँकि उपरोक्त जो चीज़ें दी गई थी उससे ये स्पष्ट होता है, इसका कैरेक्टर यानी इसके लक्षण के बारे में पता चलता है। दूसरा, अब इसकी परिभाषा पे चलते हैं। तो परिभाषा में अवबोध क्या है? अवबोध एक ऐसी प्रक्रिया है जो वातावरण में उपलब्ध सूचनाओं का चयन, संगठन और विवेचन करता है। तो इसमें क्या होता है, वातावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो वातावरण के अंतर्गत उस व्यक्ति के आसपास मौजूद वस्तुएं, व्यक्ति और घटना होते हैं जिससे वह प्रभावित होता है। और उन वस्तुओं, व्यक्ति या घटना से चूंकि वह प्रभावित होता है, तो प्रभावित होने के कारण वह उनके प्रति, उन वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति उसकी सोच या दृष्टिकोण जो पैदा होते हैं
वही उसके अवबोध से संबंधित होता है। तो अवबोध क्या होता है? परिभाषा में क्या कहा गया? अवबोध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि वातावरण में उपलब्ध सूचनाओं का, जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष जो होता है, कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपलब्ध सूचनाओं का चयन करता है, सारी सूचनाओं का वो चयन नहीं करता है, उपलब्ध सूचनाओं का चयन करता है, उनका संगठन करता है और फिर उसका विवेचन करता है। अब देखिए, इन चीज़ों से यानी इस परिभाषा से वातावरण में देखिए क्या चीज़ें आती हैं। ये वस्तु, व्यक्ति या घटनाएं होती हैं, ये प्रेरक का काम करती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्रेरक का काम करते हैं। यानी चूंकि वातावरण में ऐसे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति होती हैं, घटनाएं होती हैं, जो ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करते हैं। कुछ एक चीज़ें जो कि आपको अपने तरफ आकर्षित करती हैं। तो जो चीज़ें आपको अपने तरफ आकर्षित करती हैं या जिनके तरफ आप आकर्षित होते हैं, वही एक तरह से प्रेरक तत्व के रूप में काम करते हैं। और इस तरीके से जो इसके लक्षण होते हैं, उन लक्षणों में क्या आप देखते हैं कि अवबोध जो होता है एक व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया होती है। दूसरा, यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है। व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी वस्तु या व्यक्ति या घटना के प्रति अपना अलग अलग नज़रिया होता है, इसीलिए यह जो है व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया होती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि आसपास की घटनाएं जो होती हैं, वस्तुएं, व्यक्ति या घटनाएं जो होती हैं, वो आप उसके प्रति जब आप आकर्षित होते हैं तो आप में क्या होता है कि संवेदनाएं पैदा होती हैं। और संवेदनाएं जब पैदा होती हैं तो उससे आपके दिमाग में एक सोच आती है। और सोच आती है तो उसके बाद में आप क्या करते हैं कि आप में समझ आती है और समझ के अनुसार आप क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले तो ये क्या है कि यह एक व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो प्रेरक वातावरण होता है, ये निश्चित है कि आपके दिमाग को सोचने के लिए बाध्य कर देता है। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है। तीसरा है विशेष व्याख्या होती है। विशेष व्याख्या यानी कि जो प्रेरक होते हैं वो प्रेरक यानी वस्तु, व्यक्ति या घटना जो होती है, इन तीनों में से कुछ ऐसी विशेष चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति होते हैं या घटना होती है जिसके तरफ आप आकर्षित होते हैं और उसकी व्याख्या आप अपने तरीके से करते हैं। यानी कि उन घटनाओं के प्रति आपकी सोच अलग अलग होती है। जैसे कि इस उदाहरण में एक का अलग सोच था कि वह मंदिर निर्माण कार्य में सहायता कर रहा है, और बी की सोच थी क्या कि पैसे कमाने के लिए वो जो है मंदिर निर्माण में या मंदिर के भवन निर्माण कार्य में वो मदद कर रहा है। तो इस तरीके से विशेष व्याख्या अलग अलग लोगों के द्वारा की जाती है वस्तु, व्यक्ति या घटना जो उसको प्रेरित करते हैं। चौथा क्या होता है कि प्रेरक को सार्थक बनाते हैं ये। अब जो भी चीज़ें होती हैं, वस्तु, व्यक्ति या घटना, उनके द्वारा उपलब्ध जो सूचनाएं होती हैं उनका चयन किया जाता है, उनको एक साथ संकलित करके और फिर दिमाग जो होता है उसकी एनालिसिस करके और फिर आउटपुट देता है। तो ये क्या होता है कि प्रेरकों को ये सार्थक बनाता है। और 5, लोगों की समझ और व्यवहार को ये नियंत्रित करता है। लोगों की समझ और व्यवहार को नियंत्रित करता है क्या कि लोग क्या समझ रखते हैं किसी घटना के प्रति। ठीक है, तो यदि संगठन में यदि लोगों की समझ को, लोगों के व्यवहार को, यदि लोगों की सोच को समझ लिया जाए तो उनके व्यवहार को समझा जा सकता है और इस तरीके से संगठनात्मक व्यवहार के माध्यम से प्रबंध में काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो इस तरीके से एक संगठन में लोगों की समझ और व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपकी, ये अवबोध की प्रकृति से संबंधित हैं और साथ ही साथ अवबोध की परिभाषा भी आपने देखी है।
तो विभिन्न विद्वानों के जो कथन होंगे या जो परिभाषाएं होंगी उनका ये निचोड़ है परिभाषा में जो हमने ये शॉर्ट में बताया है, और उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसकी जो परिभाषाएं हैं विभिन्न विद्वानों की, ये डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल में दे दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद। अगले जो वीडियो है उसमें हम अवबोध की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।